द डिबेट में आपका स्वागत है। कूटनीति के खेल में ना एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प गेम थियरी है। अगर आप किसी वार्ता की मेज पर 21 घंटे तक लगातार बैठे हैं और फिर भी खाली हाथ वापस उठते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने समझौता करने की कोशिश नहीं की। हाँ बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों पक्ष जिस चीज की कीमत लगा रहे थे वो पूरी तरह से अलग थी। एकदम सही। और आज हम ठीक इसी गेम थ्योरी का विश्लेषण कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हाल ही में पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में हुई उस अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की, जो कि 21 घंटे की बेहद थका देने वाली बातचीत के बाद बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। बिल्कुल। तो आज हमारे सामने जो मुख्य सवाल है वो ये है, क्या ये ऐतिहासिक वार्ता इसलिए विफल हुई क्योंकि ईरान ने भविष्य में परमाणु हथियार ना बनाने की एक स्पष्ट दीर्घकालिक प्रतिबद्धता देने से इनकार कर दिया? मेरी स्थिति इस पर बहुत स्पष्ट है। मैं ये तर्क रखूंगा कि अमेरिका ने सद्भावना और लचीलेपन के साथ एक प्रामाणिक प्रयास किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बस परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना था। और मैं इस स्थिति को बिल्कुल अलग चश्मे से देखती हूँ। मेरा तर्क ये होगा कि अमेरिका का ये दृष्टिकोण कूटनीतिक था ही नहीं। ये पूरी तरह से एक सैन्य अहंकार से प्रेरित अनुचित मांगों और अल्टीमेटम का एक तरफा प्रदर्शन था। और ये चर्चा हम सीधे वार्ता कक्ष और उसके बाहर से आए बयानों के आधार पर कर रहे हैं। हाँ, जैसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणियां, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे और ईरानी राज्य मीडिया की रिपोर्ट्स। सही कहा। विशेष रूप से IRAB और प्रेस टीवी की रिपोर्ट्स, इन सबसे जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही जटिल है। ये दिखाता है कि जब दो राष्ट्र एक दूसरे पर बुनियादी तौर पर अविश्वास करते हैं तो कूटनीति कैसे काम करती है, या यूं कहें कि कैसे विफल हो जाती है। देखिए, जब हम इन तथ्यों को देखते हैं तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद में कोई छिपी हुई चाल नहीं लेकर गया था। उनका उद्देश्य बहुत सीधा था। 28 फरवरी के युद्ध के बाद, जिसमें ईरान की कई संवर्धन सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं, ये क्षेत्र के लिए सबसे बुनियादी और गैर परक्रम्य सुरक्षा आवश्यकता थी। अमेरिका एक स्थायी शांति चाहता था। एक सेकंड, आप इसे स्थायी शांति कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और ईरान उस बुनियादी गारंटी को देने से पीछे हट गया। मुझे लगता है कि मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कूटनीति का मतलब होता है लेन देन, लेकिन जब आप एक तरफा दबाव बनाते हैं, जब आप सामने वाले के गले पर तलवार रखकर कहते हैं कि हमारी हर शर्त मान लो, तो वो कूटनीति नहीं है, वो एक अल्टीमेटम है। वार्ता का ये टूटना ईरान की किसी प्रतिबद्धता की कमी का परिणाम नहीं था, बल्कि ये अमेरिका द्वारा थोपी गई अनुचित मांगों का सीधा परिणाम था। ठीक है, तो आइए इस चर्चा की नींव को थोड़ा और मजबूत करते हैं। जरा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान पर गौर करें जो उन्होंने वार्ता के बाद दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिकी दल मेज पर अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव रखकर जा रहा है। अब ये मांग शून्य से नहीं आई थी। लेकिन वो मांग थी क्या? वही तो मैं बता रहा हूं। दर्शकों को ये याद दिलाना जरूरी है कि 28 फरवरी के युद्ध में ईरान की बहुत सारी संवेदनशील साइटें नष्ट हो चुकी हैं। अब अमेरिका के नजरिए से सोचिए, अगर आप एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे कि जिस खतरे को आपने अभी-अभी बेअसर किया है वो कल फिर से खड़ा न हो जाए। मैं समझती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वेंस ने ईरान से एक बहुत ही सरल सवाल पूछा था, क्या आप भविष्य में परमाणु हथियार विकसित न करने की इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं? और उनका जवाब था नहीं। जब एक संप्रभु राष्ट्र ये छोटी सी गारंटी देने को तैयार नहीं है तो दोष अमेरिका का कैसे हुआ? रुको, मुझे आपको यहीं रोकना होगा। आप इसे एक छोटी सी गारंटी कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसा कुछ नहीं होता। और आपने कहा कि वेंस ने एक सरल सवाल पूछा था। समस्या यही है, कूटनीति में सवाल कभी भी इतने सरल या एक तरफा नहीं होते। जरा 21 घंटे की उस समय सीमा पर विचार करें। हाँ, 21 घंटे बहुत होते हैं। बिल्कुल, 21 घंटे। कूटनीति के मनोविज्ञान में जब कोई दल इतने लंबे समय तक मेज पर बैठता है, एक एक क्लॉज पर बहस करता है, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे कूटनीति के लिए गंभीर हैं। ईरान वर्षों से यह जोर देकर कहता आ रहा है कि उसका इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं है।
वार्ता इसलिए नहीं टूटी क्योंकि ईरान ने इस प्रतिबद्धता से इनकार किया। वार्ता इसलिए टूटी क्योंकि अमेरिका ने उस सरल सवाल के साथ कई और जटिल शर्तें जोड़ दी थीं। आप किन शर्तों की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ फ्रीज की गई संपत्तियों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे भू राजनीतिक मुद्दों की। देखिए, गेम थ्योरी का एक बुनियादी नियम है, आप कभी भी एक स्थायी रणनीतिक संपत्ति का व्यापार किसी अस्थायी छूट के लिए नहीं करते। प्रेस टीवी की रिपोर्ट बताती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वार्ता में एक प्रमुख विवाद बन गया था। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मेरा मतलब है कि अमेरिका कह रहा था कि हम आपकी फ्रीज की गई संपत्ति शायद छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण कम करना होगा। ये कोई कूटनीतिक व्यापार नहीं है, ये एक आत्मसमर्पण है। जब आप बातचीत की मेज पर परमाणु मुद्दे के साथ ये अनुचित मांगे थोपते हैं, तो ईरान जैसी संप्रभु शक्ति के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यह एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन क्या वो सच में अनुचित दबाव था? अगर हम विंस के नजरिए से देखें तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने गोल पोस्ट को शिफ्ट किया था। मैं आपको इसका एक मैकेनिज्म समझाता हूं। इसे इस तरह सोचिए, मान लीजिए एक मेज पर एक भरी हुई बंदूक रखी है। ठीक है। अमेरिका ईरान से केवल यह नहीं कह रहा है कि आप इस बंदूक से गोलियां निकाल दें, यानी अपनी वर्तमान संवर्धन सुविधाओं को बंद कर दें। अमेरिका कह रहा है कि आप इस बंदूक को पूरी तरह से पिघला दें ताकि भविष्य में कभी गोली चली ना सके। लेकिन ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि वो बंदूक को पिघलाने का वादा तो करे, लेकिन साथ ही उस कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर ले, और वो दरवाजा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका के लिए उस व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित करना कोई अतिरिक्त मांग नहीं है, ये उसी सुरक्षा वास्तुकला का हिस्सा है। आपकी बंदूक और कमरे वाली एनालॉजी बहुत शानदार है सच में, लेकिन आप इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं। वो क्या? उस कमरे में ईरान अकेला नहीं है, और वो बंदूक केवल उसकी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो उसके अस्तित्व की गारंटी भी है। जब आप कहते हैं कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए, तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ईरान के लिए वो क्या मायने रखता है। ये केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं है, ये दुनिया के तेल व्यापार का चोक पॉइंट है और ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक लिवरेज है। हाँ, लिवरेज तो है। बिल्कुल। अब अमेरिका कह रहा है कि हम आपका अपना ही पैसा जो हमने फ्रीज कर रखा है आपको वापस देंगे, लेकिन उसके बदले में आप अपना सबसे बड़ा लिवरेज छोड़ दें। कूटनीति में इसे ओवररीच कहते हैं। आप एक ही झटके में सामने वाले से सब कुछ मांग रहे हैं। देखिए, आपकी ये बात सही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एक बहुत बड़ा लिवरेज है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल वहां किस मानसिकता के साथ गया था। जेडी वेंस ने खुद इस बात पर जोर दिया कि वे सद्भावना के साथ और काफी लचीले होकर इस्लामाबाद आए थे। लचीले? 21 घंटे बैठकर अल्टीमेटम देना लचीलापन है? कूटनीति में लचीलापन क्या होता है? इसका मतलब है कि आप दूसरे पक्ष की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार हैं। 21 घंटे तक लगातार बात करना कोई छोटी बात नहीं है। यदि अमेरिका केवल अपना नैरेटिव थोपना चाहता या उनका रवैया सच में टेक इट और लीव इट वाला होता, तो वो 2 घंटे में ही अपनी शर्तें रखकर बाहर आ सकते थे। उन्होंने 21 घंटे तक हर बिंदु पर समाधान खोजने का प्रयास किया। मैं समझती हूँ कि आप 21 घंटे के समय को लचीलेपन के प्रमाण के रूप में क्यों देख रहे हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं? समय तो दिया ना उन्होंने। मेज पर बैठे रहना और लचीला होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप 21 घंटे तक मेज पर बैठकर एक ही बात को अलग अलग तरीके से दोहरा सकते हैं, और इसका प्रमाण हमें वेंस के उस बयान से मिलता है जहां उन्होंने कहा कि ये ईरान के लिए बुरी खबर है और वे अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव देकर जा रहे हैं। जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव। हाँ, वो एक कड़ा बयान था। ये कूटनीति की भाषा नहीं है, ये कॉरपोरेट बोर्डरूम और रियल एस्टेट डील की भाषा है। कूटनीति में कोई भी प्रस्ताव अंतिम नहीं होता जब तक कि हस्ताक्षर न हो जाएं। जब एक महाशक्ति ये कहती है तो वो लचीलापन नहीं दिखा रही है, वो एक अल्टीमेटम दे रही है। IRIB ने बिल्कुल सही कहा कि ये अमेरिका की हठधर्मिता थी। आप सामने वाले को सम्मानजनक रास्ता नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें दीवार की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव के पीछे की वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई कॉर्पोरेट धमकी नहीं है। तो फिर क्या है? जब 21 घंटे बीत जाते हैं और दोनों पक्ष हर एक क्लॉज, हर एक शब्द को खंगाल चुके होते हैं,
तो एक ऐसा बिंदु आता है जहां यथार्थवाद को सामने आना ही पड़ता है। वेन्स असल में यह कह रहे थे कि देखिए, हमने हर रास्ते की जांच कर ली है, अब यह वह अधिकतम सीमा है जहां तक हम जा सकते हैं। यह अल्टीमेटम नहीं है, यह एक बाउंड्री खींचना है। कूटनीति अंतहीन नहीं हो सकती। चलिए आपकी इस बात को मान लेते हैं कि उन्होंने एक बाउंड्री खींची थी, लेकिन वो बाउंड्री किस आधार पर तय की गई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर? नहीं, इस वार्ता के विफल होने का असली कारण उन 21 घंटों के भीतर नहीं है। उसका सुराग हमें डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से मिलता है जो इस पूरे परिदृश्य पर एक भारी छाया की तरह मंडरा रहा था। दर्शकों के लिए इसे स्पष्ट कर दें। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को किसी प्लान बी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईरान को बहुत बुरी तरह मारा है और उनकी सेना हार चुकी है। और वो एक बहुत ही प्रासंगिक सैन्य वास्तविकता थी जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे। प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन कूटनीति के लिहाज से ये विनाशकारी थी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में प्लान बी केवल एक बैकअप योजना नहीं होती। ये एक अदृश्य हथियार होता है जो आप बातचीत की मेज के नीचे रखते हैं। यह डिटेरेंस का सिद्धांत है। हाँ, निवारण। बिल्कुल। लेकिन ट्रंप का ये कहना कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, असल में कूटनीति के मेज से उस अदृश्य हथियार को हटाकर सीधे सामने वाले के माथे पर तानने जैसा था। ये साबित करता है कि अमेरिका पूर्ण सैन्य प्रभुत्व की धारणा के साथ बातचीत कर रहा था। उनका सोचना था कि ईरान टूट चुका है और हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। जब एक पक्ष सोचता है कि उसने दूसरे को सैन्य रूप से पूरी तरह कुचल दिया है, तो वो बातचीत नहीं करता, वो फरमान सुनाता है। आपकी ये डिटरेंस वाली व्याख्या बहुत ही विचारणीय है, लेकिन क्या मैं आपको इसका एक बिल्कुल उल्टा नजरिया दे सकता हूं? बिल्कुल, बताइए। क्या पूर्ण सैन्य स्पष्टता वास्तव में कूटनीति को आसान नहीं बनाती? मेरा मतलब है, कूटनीति अक्सर तब विफल होती है जब दोनों पक्षों को अपनी या सामने वाले की ताकत के बारे में गलतफहमियां होती हैं। कभी कभी। ट्रंप ने जो कहा वो कूटनीतिक शिष्टाचार के हिसाब से शायद कठोर लगे, लेकिन वो एक स्पष्ट वास्तविकता थी। जब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो, जब ईरान जानता है कि उसकी संवर्धन सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं और अमेरिका सैन्य रूप से हावी है, तो ये प्लान बी की अनुपस्थिति असल में ईरान के लिए एक बहुत ही स्पष्ट अवसर था। अमेरिका ने अपने उस भारी सैन्य लाभ को एक स्थायी शांति में बदलने की कोशिश की थी। मैं इस बात को नहीं मानती। लेकिन उन्होंने ईरान को एक स्पष्ट विकल्प दिया ना, कि भ्रम से बाहर आइए, जमीनी वास्तविकता को स्वीकार करें और शांति का रास्ता चुनें। लेकिन ईरान ने उस वास्तविकता को नकार कर एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की। सैन्य लाभ को शांति में बदलना और बंदूक की नोक पर अपनी शर्तें थोपना, इन दोनों में बहुत ही बारीक लेकिन गहरा अंतर है। आप कह रहे हैं कि स्पष्टता कूटनीति को आसान बनाती है। मैं कहती हूं कि अहंकार कूटनीति को असंभव बना देता है। अहंकार? हाँ, जब ट्रंप कहते हैं कि हमने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा है, तो ये बातचीत की मेज पर विश्वास पैदा करने का तरीका नहीं है। कूटनीति में दूसरे पक्ष को हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि वे अपनी मर्जी से किसी समझौते पर आ रहे हैं, न कि मजबूरी में। लेकिन जमीनी हकीकत तो मजबूरी ही थी। लेकिन यदि आप दूसरे पक्ष को अपना सम्मान और अपनी संप्रभुता बचाने का कोई रास्ता नहीं देते, जिसे हम फेस सेविंग एग्जिट कहते हैं, तो वे कभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ईरान के लिए 21 घंटे तक उस दबाव का सामना करना और बिना झुके वापस लौटना उनके राष्ट्रीय गौरव का प्रमाण है। उन्होंने साबित किया कि वे एक टूटे हुए राष्ट्र की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीय गौरव एक बहुत शक्तिशाली चीज है, लेकिन अंततः हमें फिर से उसी मूल बिंदु पर वापस आना पड़ेगा, परमाणु हथियार। आप संप्रभुता, सम्मान और फेस सेविंग एग्जिट की बात करती हैं, लेकिन दुनिया की सुरक्षा के तराजू में क्या ईरान का सम्मान एक संभावित परमाणु खतरे से अधिक भारी है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने एक बहुत ही व्यावहारिक मांग रखी थी। एक ऐसा देश जिसका परमाणु कार्यक्रम हमेशा चिंता का विषय रहा है, उससे एक पक्की गारंटी मांगना कोई साम्राज्यवादी फरमान नहीं है। लेकिन आप उन मुद्दों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परमाणु अप्रसार सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि ईरान वास्तव में अपने लोगों के लिए आर्थिक राहत चाहता था, तो उन्हें अपनी फ्रीज की गई संपत्तियां या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।
आप एक देश से उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत छीनना चाहते हैं और बदले में उसे कुछ भी ठोस नहीं दे रहे हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था और उसके सामरिक व्यापार मार्ग उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं जितना कि अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में परमाणु अप्रसार का मुद्दा। अमेरिका ये उम्मीद कर रहा था कि ईरान अपनी सुरक्षा चिंताओं को किनारे रख देगा। ये एक तरफा खेल नहीं हो सकता। हमारी इस लंबी बहस से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि हम इस्लामाबाद वार्ता की विफलता के मूल कारणों पर गहराई से असहमत हैं। मेरा मानना अब भी यही है और तथ्य भी यही दिखाते हैं कि इस वार्ता का टूटना मुख्य रूप से ईरान की उस विफलता का परिणाम है जहां वो एक दीर्घकालिक परमाणु प्रतिबद्धता देने में असमर्थ रहा। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने मेज पर बैठकर अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन प्रस्ताव रखा था। और मेरा निष्कर्ष यही है कि इस विफलता की जड़ें अमेरिका के दृष्टिकोण में ही निहित थीं। ट्रंप प्रशासन का सैन्य अहंकार, प्लान बी की अनुपस्थिति की डींगें हाँकना और अंतिम प्रस्ताव जैसी दमनात्मक कूटनीति का इस्तेमाल, इन सब ने इस बातचीत को शुरू होने से पहले ही विफल कर दिया था। आप दूसरे पक्ष की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता को नजरअंदाज करके केवल अपनी सुरक्षा चिंताओं को उन पर थोप नहीं सकते। हालांकि हम कारणों पर असहमत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कम से कम एक बात पर पूर्ण सहमति है। वो क्या? यह तथ्य कि दो ध्रुव विरोधी देशों के प्रतिनिधि 21 घंटे तक एक ही कमरे में एक ही मेज पर बैठे रहे। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दोनों देशों के बीच उस अविश्वास की गहराई को उजागर करता है जो दशकों से चला आ रहा है। ये दिखाता है कि इन वार्ताओं में भू राजनीतिक दाव कितने ऊंचे थे। बिल्कुल, ये 21 घंटे का गतिरोध केवल बातचीत का टूटना नहीं था। ये दो पूरी तरह से अलग-अलग विश्व दृष्टिकोणों और सुरक्षा परिभाषाओं का सीधा टकराव था। और ये जटिलता ही हमें ये सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विफलताओं को आप कभी भी केवल ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से नहीं समझ सकते। एकदम सही कहा आपने। श्रोताओं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति, रणनीतिक लिवरेज और संप्रभुता के इस भयानक टकराव को पूरी तरह से समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। हाँ, हर ना के पीछे एक पूरा इतिहास और गेम थ्योरी काम कर रही होती है। आज हमने उस कूटनीतिक मेज के नीचे चल रहे असली खेल और उन 21 घंटों की मनोवैज्ञानिक बारीकियों को उजागर करने की कोशिश की। हम किसी एक पक्ष को सही या गलत घोषित नहीं कर रहे हैं। हम आपको उसी गेम थ्योरी के विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। जब तक दोनों पक्ष ये नहीं समझते कि दूसरे के लिए सुरक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, तब तक कोई भी 21 घंटे की बातचीत उस अविश्वास की खाई को नहीं भर सकती। सोचने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।